एक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। वह क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये जो प्रकाश है, फोकस है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनका अपने आप में एक पूरा कोर्स का कोर्स है दोस्तों, है ना, जो कि 6-6 महीने इसमें लग जाते हैं। अब चूंकि समय है नहीं अपने पास में, चल रहा है रिवीजन, तो इसलिए जितना आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं उसको अच्छे से याद कर लीजिए। 1 लाइन के क्वेश्चन मिल जाएं या फिर एक MCQ आपके लिए मिल जाए, और जिन लोगों ने कर लिया है तो उनके लिए तो ये बहुत मज़ेदार होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन वो लोग भी इसमें वो ना हो कि जिन लोगों ने अभी नहीं किया है। करने से क्या नहीं होता दोस्तों, अगर इन्हीं इन्हीं को कर लिया और इन्हीं से आपके प्रश्न आ गए तो फिर क्या कहना, है ना, इसीलिए करते चलिए बस। किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत बनेगी। किसी वस्तु का अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत बनेगी। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है क्या कहलाती है? तो जिंक। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है क्या कहलाती है? जिंक। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये वाले क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने। लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने। कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल है दोस्तों। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। चलिए फिर से आ गया, एक बार और अच्छे से कर लीजिए। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो दोस्तों तत्व कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ यौगिक। यानी कि तत्व क्या होगा? ये परमाणु है, ये भी लाल है, ये भी लाल है, ये भी लाल है, ये भी लाल है, तो बन गया तत्व। अब दो या दो से अधिक तत्व माने कि एक तत्व ऐसा हो गया जिसमें ऐसी ऐसी बिंदियां हैं, और एक तत्व ऐसा हो गया जिसमें प्लस प्लस ऐसे इस तरीके से लिखा हुआ है। अब दो तत्वों के एक निश्चित अनुपात में, यानी कि मान लीजिए ये 3 हो गया तो ये 2 हो गया। अब ये कंडीशन ज़्यादा जाएगी नहीं, तो ये क्या हो गए? ये हो गए यौगिक। अब बात आती है दोस्तों मिश्रण की, तो मिश्रण क्या होगा कि एक यहाँ पे 3 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ पे 100 हो गए, और होते चले गए। इस प्रकार से जो बना पदार्थ होगा वह क्या हो जाता है? वह हो जाता है मिश्रण। ठीक है, क्लियर। तत्व, यौगिक, मिश्रण अपन ने क्लियर कर लिए। तत्व हो गया ये, मिश्रण हो गया ये, और सॉरी यौगिक हो गया ये, और मिश्रण हो गया ये। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या बोलते हैं? डापलर प्रभाव। ये डापलर प्रभाव आप लोग दोहराइएगा। किसी पहाड़ी पर चले जाएं या खाली जंगल में चले जाएं, जब आप बहुत तेज चिल्लाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि जो ध्वनि है वह बार बार गूंज कर आ रही है। होता है ना ऐसा, वो डापलर प्रभाव की वजह से होता है। वही होती है ध्वनि में उतार चढ़ाव। कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति। 1 सेकंड में, समझिएगा, 1 सेकंड में कंपन, इस तरीके से जो कंपन कर रहा है वही आवृत्ति है। और याद रखिएगा, अपने स्थान से लौटना और फिर उसी स्थान पर आ जाना आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल यानी कि सुनिएगा, आवृत्ति क्या हो गई? वह कितनी बार, ये संख्याएं कितनी बार। आवर्तकाल क्या हो गया? यहां से लेकर यहां जाना और फिर आना, इतने में कितना समय लगा है, वह क्या कहलाता है? आवर्तकाल। तो अब यहां से आप आवृत्ति और आवर्तकाल को भी समझ गए। चलिए आगे चलें। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि ध्वनि की चाल में ताप का तो प्रभाव पड़ता है, पर दाब का दोस्तों कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आप कहेंगे सर ताप का प्रभाव पड़ेगा। आप देखिए, जो लाइन की पटरियां होती हैं, उन लाइन की पटरियों में यदि गर्मियों के समय में आप कान लगाएंगे तो बहुत दूर की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे जाएगी। लेकिन यदि आप उसी पटरियों में ठंडी के समय पर कान लगाएंगे तो नहीं सुनाई देगा। यानी कि ठंडी का यानी ताप का प्रभाव पड़ता है, पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर। 332 मीटर पर सेकेंड ही होगी। आर्द्रता का प्रभाव भी पड़ता है दोस्तों। यहां से आप तीनों चीजों को समझें कि देखिए, ताप का प्रभाव पड़ेगा, आर्द्रता का प्रभाव पड़ेगा, किसका प्रभाव नहीं पड़ता? दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रकाश में याद रखिए, यदि प्रकाश की बात चलती है तो ताप का प्रभाव पड़ता है। सॉरी, प्रकाश में ना ताप का प्रभाव पड़ता है, ना दाब का प्रभाव पड़ता है, ना ही आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है। बस इतना याद रखिएगा। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है तो प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष वैसे भी दोस्तों समय का मात्रक नहीं है, ये किसका मात्रक है? दूरी का, अपन ने देखा। पारसेक किसकी इकाई है? तो ये दूरी की। ये दरअसल प्रकाश वर्ष से भी बड़ी होती है। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? सीसा। सीसा याद रखिएगा दोस्तों, धातु है लेकिन विद्युत का क्या हो जाता है? कुचालक। मैं कांच की बात नहीं कर रहा, याद रखिए। कांच अलग होता है, कांच एक मिश्रण होता है। हम दरअसल
कांच को ही एक तरीके से शीशा समझ लेते हैं। शीशा होता है दोस्तों लेड, क्या होता है लेड, लेड को ही शीशा कहा जाता है। जो आप पेंसिल में लिखते हैं ना, पेंसिल जो लिखते हैं वही होता है शीशा, पहली बात। बंदूक की गोली जो होती है उसके जो ऊपर का जो होता है वो भी होता है क्या, एक तरीके से शीशा ही, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट और आयोडीन, ये दो ऐसे हैं कि जिनमें चमक पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो मैग्नीशियम में भी चमक पाई जाती है। मैग्नीशियम सेम टू सेम दोस्तों एक तरीके से चांदी के समान दिखाई देता है। अगर आप, मैं अभी बोल रहा हूँ, आप हमारे जो शॉर्ट्स हैं उन शॉर्ट्सों को देख लेंगे तो शॉर्ट्सों में आपको मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, हीलियम, इन सब के बारे में एक एक मिनट में बहुत अच्छे से बताया गया है। देख लेंगे तो बहुत सारे प्रश्न निकल आएंगे। एक प्रश्न और दोस्तों आएगा, मैं आपको बता दूं कि इनके जो एक तरीके से परमाणु क्रमांक होते हैं, जो तत्व हैं हमारे, उन तत्वों में से जो परमाणु क्रमांक है कि किस नंबर का, ये जैसे मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु द्रव्यमान कितना है, इनको भी आप लोग याद कर लें। इसकी अभी हालांकि एक वीडियो आने वाली है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी आप लोग इनको याद कर लें क्योंकि इनसे संबंधित एक प्रश्न बिल्कुल ही आएगा, समझ लीजिए। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। बिल्कुल, हाइड्रोजन गैस हल्की होती है और हमेशा बाहर निकलने की, यानी ऊपर जाने की प्रयास करती है, तो हाइड्रोजन गैस क्या निकलेगी? तेजी से निकलेगी। यानी कि दो गुब्बारे हैं भाई साहब, एक ये है एक ये है, इसमें हाइड्रोजन भरी हुई है और इसमें भरी हुई है ऑक्सीजन, और दोनों बराबर मात्रा में, हाइड्रोजन जितनी है उतनी ही ऑक्सीजन भी है। अब किया क्या भैया कि हमने दोनों में छेद कर दिए, तो जो हाइड्रोजन है वह मतलब ज़्यादा जल्दी तेजी से निकलेगी। ये इसका अपने आप में गुण होता है हाइड्रोजन का कि यह जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करती है। आपने एक और देखा होगा कि ये एक तरीके से देखा जाए तो हाइड्रोजन जिनमें भरी होती है, जिन गुब्बारों में, वो गुब्बारे उड़ते भी हैं। वो इसीलिए उड़ते हैं कि वो वायु है वो ऊपर जाने का प्रयास कर रही है, इसीलिए वो उड़ जाते हैं, ऑक्सीजन वाले नहीं उड़ते। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। कपूर के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वह जल में पृष्ठ तनाव के कारण ही नाचते हैं। ऐसा सोडियम के साथ भी होता है, सोडियम को भी डाल देंगे आप तो वह भी उसकी सतह पर नाचता है और थोड़ी देर के बाद वह जल जाता है। हालांकि सोडियम की अपनी प्रवृत्ति होती है, वह जल के साथ में अभिक्रिया कर लेता है, ठीक। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पर वो तैरता दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण ही है, याद रखिएगा। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखिएगा। पानी का घनत्व सर्वाधिक किस पर होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर। यदि दो उपग्रह, आता है ये प्रश्न दोस्तों, याद रखिए, यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो क्या होगा? वेग समान होंगे। यानी कि मान लीजिए ये है सूर्य और इसके जो दो ग्रह हैं वह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, तो उनके क्या होंगे? जो वेग होंगे, वेग मतलब वो जो चल रहे हैं जिस गति से, वो गतियां समान ही होंगी। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो दरअसल अमोनिया एक यौगिक है ना। क्या है? अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। यंग प्रत्यस्तता गुणांक का SI मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या है दोस्तों? ये दरअसल दो ऊपर है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। कैंडेला का मात्रक क्या है? ज्योति की तीव्रता या ज्योति तीव्रता, कैंडेला का मात्रक। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं। बिल्कुल, जल एक यौगिक है। कौन कौन से होते हैं? H2O, हाइड्रोजन भी होती है और साथ में ऑक्सीजन भी होती है, ठीक है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान, जूलॉजी भी कह देते हैं, बायोलॉजी भी कह देते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पिछली क्लास में अपन ने अच्छे से देख लिया था, शैवाल। शैवालों के बारे में और अपन ने क्या जानकारी देखी थी कि शैवाल दरअसल जलीय पौधे हैं, जलीय पौधे हैं। अब आप लोग याद रखिएगा, शैवाल कौन से वाले जलीय पौधे हैं? जो आप लोगों ने अपने घर पर देखा होगा, जो कई टाइप की लग जाती है ना, कई, उन्हीं को शैवाल भी कहा जाता है, ठीक। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो जूल दरअसल किसकी इकाई है? ऊर्जा की। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब चालू हुई? 1971। इस प्रकार का प्रश्न भी दोस्तों एक आएगा। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और इनसे रिलेटेड आएंगे, जैसे कि मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, इसको आप लोग याद कर लें। या ये मात्रक कब आए, प्लूटो को ग्रह से कब निकाल दिया गया, कब उसको भौना ग्रह का दर्जा दिया गया। माने एक सन से जुड़ा हुआ सामान्य विज्ञान में प्रश्न आने वाला है। एक संस्थान मैंने बता दिया और एक ये है, तो दो प्रश्न जो हैं वो आएंगे ही। अब आप देखते चलिएगा कि और किन किन से प्रश्न ऐसे हैं जो आने ही आने हैं, समझ लीजिए। और हर परीक्षा में, यानी पटवारी की जितनी चलेंगी उन सब में ये प्रश्न आएंगे। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं। अब आप समझिए ये होता क्या है।
चमगादड़ जो है वो रात में अच्छे से देख पाते हैं क्या, जबकि रात में तो अंधेरा होता है। कारण क्या होता है, मान लीजिए ये चमगादड़ है, अब ये क्या करेगा, ये तो आदमी बना दिया मैंने, माफ करिएगा। मान लीजिए ये अपन ने बना दिया यहाँ पर एक चमगादड़। अब चमगादड़ के संग होता क्या है समझ लीजिए, भूलेंगे नहीं कभी, है ना, इसीलिए मैं बता देता हूँ। इस प्रकार से ये चमगादड़ है, ये चमगादड़ है, ये पाँव है, ठीक है। ये अपने यहाँ से पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करेगा और वो सामने देख लेगा, देखेगा नहीं, समझ लेगा। यहाँ से तरंगे लौट कर इसके पास आ जाएंगे और इसके मस्तिष्क को एक मैसेज दे देंगी कि भाई आगे सामान है, यहाँ पे नहीं मुड़ना, इस तरफ जाना है। फिर यहाँ से टकराएंगी, यहाँ आ जाएगा तो वो समझ जाएगा कि भाई यहाँ पर भी कुछ है, अब यहाँ पर जाना है। इस प्रकार से वह अंधेरे में उड़ता है, यानी कि पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करेगा, वो तरंगे टकराएंगी, टकराने के बाद तुरंत उसको मैसेज देंगी उसके दिमाग को। अब आप सोचिए कि उसका दिमाग कितने अच्छे से इन गतियों को पहचानता हुआ, क्योंकि अपन ने भी चमगादड़ों को उड़ते देखा है, वो कितनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, है ना, चाहे कितनी बड़ी बिल्डिंगें हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो टकराते नहीं हैं, अपने आप यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। वो सब पराश्रव्य तरंगों के ही कारण होता है। क्लियर। बर्फ में स्केटिंग करना, देखिए दोस्तों हमारी जो प्रकृति है वो बहुत आश्चर्यों से भरी हुई है। उनको अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार ऐसा भी होता है, यही सब तो ज्ञान है। ज्ञान नहीं है दोस्तों, इनको हम जानकारी कहते हैं ना, हालांकि हमको तो जानकारी भी नहीं है पता। चलिए, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा, घट जाता है। ये याद रखिएगा दोस्तों, इससे प्रश्न बहुत आते हैं, बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, पर ये घट जाता है, बढ़ जाता है, दोनों हो जाते हैं या इनमें से कोई नहीं, तुरंत गलती कराएंगे, इसीलिए घट जाता है। ठीक। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है, वायु दरअसल एक मिश्रण है। वायु क्या है दोस्तों, मिश्रण है। वायु क्या है, मिश्रण है। पर्यावरण, क्योंकि देखिए वायु में अगर देखा जाए तो O2 भी शामिल है, हाइड्रोजन भी शामिल है, एक तरीके से देखा जाए थोड़ा और ऊपर पहुंच जाओ तो O3 भी है, नाइट्रोजन तो है ही। तो वायु को हम मिश्रण की श्रेणी में रखते हैं। ठीक। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। किसी असंतुलित बल के द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या है, तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। याद रखिए, किसी असंतुलित बल के द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होगा, बल के यानी फोर्स के एक तरीके से अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित, मान लीजिए ये त्वरण है तो ये किसके बराबर, फोर्स के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है, तो न्यूट्रॉन जो होता है वह अस्थायी कण होता है। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से अवयव होते हैं, तो प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि वह कक्षा में चक्कर लगाता रहता है माइनस चार्ज लिए हुए, प्रोटॉन प्लस चार्ज लिए रहता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या है, अर्बोरिकल्चर। इसको भी पिछली क्लास में अपन ने देखा था। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो अवतल, अवतल निकट दृष्टि दोष। कैसे याद रखेंगे, ये बना लिया हमने अवतल लेंस, ये बना लिया अवतल लेंस। ठीक है, बन गया अवतल लेंस, इसी तरीके का होता है ना, और उत्तल इस तरीके से होता है, उत्तल इस तरीके से होता है। लेंस की बात चल रही है, अब समझिएगा आप। तो कह रहा है निकट दृष्टि दोष, तो ये देख रहे हैं ये निकट की बात है, एकदम अंदर नीचे की ओर चले गए, ऐसे याद रखिएगा, ये नीचे की ओर जा रहे हैं, ये अगर नीचे की ओर जा रहे हैं तो निकटता की बात चल रही है, और निकटता की बात किस में हो रही है, ये जा रहे हैं नीचे, अब तो नहीं भूलेंगे नीचे, तो ये कौन सा है, अवतल। देख के अवतल उत्तल तो समझ ही जाएंगे, और बाकी जितनी विपरीत चीजें होंगी वो उत्तल में हो जाएंगी। एक चीज और दोस्तों, इसको समझ लीजिए, जब भी आप किसी की विपरीत चीजों को करेंगे, जैसे कि आप लोगों ने विज्ञान में देखा, उत्तल अवतल हमेशा कंफ्यूज होंगे, निकट दृष्टि दोष और देखा जाए दूरदृष्टि दोष हमेशा कंफ्यूज होंगे। महासागरीय जलधाराएं भूगोल में एक टॉपिक आता है, वहां पर हम हमेशा कंफ्यूजन में जाएंगे। इसके अलावा चक्रवात और प्रतिचक्रवात है ना, चक्रवात और प्रतिचक्रवात, यहां पर भी हम हमेशा कंफ्यूजन में जाते हैं। तो इसमें करना क्या है, इसमें सिर्फ एक चीज करना है, एक को समझना है। एक और आपने सुना होगा दक्षिणाव्रत और वामाव्रत, यानी कि घड़ियां एंटी क्लॉक घूमती हैं कि क्लॉक वाइज घूमती हैं, इसमें भी आप लोगों ने देखा होगा। या एक चीज और देखी होगी, सूर्य और पृथ्वी का चंद्र ग्रहण, ऐसे टॉपिक जो है इनमें हम हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, दूसरी अपने आप याद होगी। कारण क्या करते हैं बच्चे लोग, जिन लोगों ने तैयारी कर रखी है अच्छे से,
या जो लोग इसमें अनुभव वाले हैं तो वो तो समझते हैं कि हमको कैसे करना है, लेकिन जो नए हैं वो क्या करेंगे, दोनों चीज़ों को रटेंगे। यानी कि उत्तल और अवतल के दोनों की अलग अलग हैं। एक तरीके से देखा जाए तो उत्तल किसके लिए जा रहा है, हम देखते रहे उत्तल दूरदृष्टि दोष, अवतल किसके लिए जा रहा है, निकट दृष्टि दोष। तो आप सिर्फ अवतल को याद रखें कि अवतल किस लिए है, निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस किस तरीके का ये। अब आपको उत्तल को याद नहीं करना, अवतल का ही विपरीत कर देना है, अवतल का ही विपरीत कर देना है। यानी कि मान लीजिए दो चीजें हैं, ये एक दूसरे की विपरीत है। ये एक सिक्के का हेड है और ये टेल है। तो अगर आपको मालूम है कि हेड यहाँ पर है तो आपको अपने आप ही मालूम है कि टेल उस तरफ होगा। तो आप टेल को बार बार याद क्यों कर रहे हो, अगर टेल को भी याद करोगे तो हेड भी हाथ से जाएगा, टेल भी हाथ से जाएगा। इसीलिए अवतल को अच्छे से याद कर लो, चक्रवात को अच्छे से याद कर लो, महासागरीय जलधाराओं में एक जलधाराएं जो हैं उनको अच्छे से याद कर लो, तो अपने आप दूसरी वाली अपने आप अच्छे से याद हो जाएंगी। बस ये समझना बात को, बहुत सारे लोग दोनों चीजों को करते हैं। चलिए दूर, अब जैसे मान लो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस है, अब मेरे को मालूम पड़ गया कि निकट नीचे वाला है, अवतल है, तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल होगा। अब पढ़ते पड़े हैं दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस, क्यों कर रहे हो भाई। एक जब आपको अच्छे से आ गया तो फिर दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो अपने आप ही आ गया आपके दिमाग में। और यही रटने की वजह से वहां गलती कराएंगे, अरे यार आता था यार उत्तल की जगह अवतल लगाया गया, एक नंबर है। ऐसे ही एक एक नंबर करके 10 नंबर चले गए तो बाहर हो गए, इंतजार करो अगले साल का। चलिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह क्या है, तो न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम। न्यूटन की गति विषयक क्या है, तृतीय नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर या विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। दूसरा नियम हमको क्या देता है, एक तरीके से बल की परिभाषा दे देता है ना। न्यूटन के 3 नियम थे। चलिए, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो कवक का। कवक कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं ना, माइक बना दिए, ये कवक में माइक बना दो आप, क्या करना है याद करने की जरूरत, बस इसका चित्र अपने दिमाग में छाप लो, माइकोलॉजी हो गया। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, तृतीय नियम के कारण। याद रखिएगा, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब एक व्यक्ति किसी पानी में तैर रहा होता है तो ये उसकी टांग है और ये उसके हाथ हैं, तो एक हाथ यहाँ होता है, एक यहाँ होता है। तो जब भी वो एक हाथ आगे बढ़ाएगा तो यहाँ से फिर अपने एक पाँव को आगे बढ़ाएगा, फिर अपने इस हाथ को बढ़ाएगा तो इस पाँव को बढ़ाएगा। तो वो बढ़ता आगे बढ़ने के लिए है, लेकिन वो पीछे की तरफ अपना पूरा बल लगाता है। बल उसका पीछे की तरफ जाता है तो पीछे से फिर उसको एक और फोर्स मिलता है तो वो आगे की ओर निकल जाता है। तो जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के अनुसार है, तो तृतीय नियम के अनुसार। नॉर्मल जल में जो वस्तुएं तैरा करती हैं वो किस लिए होती हैं, बताइए दोस्तों। जो नॉर्मल वस्तु, उसका कमेंट में आप लोग बताइएगा कि अगर नॉर्मल कोई वस्तु तैर रही है तो वह किस नियम के आधार पर तैरती है। तैरने के भी एक नियम थे ना, बताइएगा। ठीक है, देखिए, कोई पिंड जब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा तब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता, यह कथन किसका है, तो यही न्यूटन का है। जड़त्व का नियम भी यही कहलाता है। मान लीजिए आप किसी बस में हैं, आप चुपचाप खड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही ब्रेक लगेंगे तो आप आगे की ओर चले जाएंगे और जैसे ही गाड़ी चलेगी तो आप पीछे की ओर हो जाएंगे। यही नियम जो है ऊपर लिखा हुआ है कि कोई भी पिंड विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य कार्य नहीं करता। यानी कि आप चुपचाप खड़े थे, आप पर कोई बल नहीं लग रहा था, जैसे ही बस रुकी आप आगे की ओर हो गए, क्योंकि एक तरीके से बल लगा आप में, है ना, और जैसे ही वो चली फिर से एक बल लगा तो आप पीछे की ओर हो गए। न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए है, ये दरअसल हम बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को, न्यूक्लियॉन। ठीक, पॉजिट्रॉन क्या है, तो एक धन आवेशित इलेक्ट्रॉन है। पॉजिट्रॉन को दरअसल इलेक्ट्रॉन का ही एक तरीके से एंटी माना जाता है, यानी कि उसी के जैसा ही, उसी की कॉपी टाइप होता है पॉजिट्रॉन, लेकिन इसमें प्लस चार्ज होता है दोस्तों एक तरीके से, और जितना आवेश उसका होता है उतना ही आवेश इसका होता है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या कहलाती है, कृषि के साथ साथ उस भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, यही होता है एग्रो फॉरेस्ट्री। याद रखिएगा, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, आता है ये वाला प्रश्न, एग्रो फॉरेस्ट्री। एक्स बायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का, यानी पृथ्वी में तो जीवन है ही, इसके बाहर निकल जाओ तो एक्स बायोलॉजी हो गया। एक्स शब्द आप लोग वैसे ही बहुत सुनते होंगे, खासतौर पर लड़का लड़कियां, एक्स था वो मेरा, ये वो, तो यहाँ इस वाले को समझ लो, उस वाले से कोई मतलब नहीं है। इस वाले को इसलिए समझ लो, वहां से उदाहरण लेके समझ लो, बोलती नहीं है वो मेरा एक्स था, तो यहाँ पर आ गया एक्स बायोलॉजी, यानी एक्स यानी दूसरी जगह की बात चल रही है, तो बाह्य ग्रह और अंतरिक्ष में जीवन। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, याद हो गया। मोनोजाइट किसका अयस्क है, तो मोनोजाइट दरअसल थोरियम का अयस्क है। दोस्तों ये वाला प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है, खास तौर पर आप लोगों ने देखा होगा ये जो अपने रेलवे के एग्जाम होते हैं उनमें ज्यादा प्रश्न आया हुआ है। ठीक, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का। अयस्कों से संबंधित भी प्रश्न दोस्तों आते हैं, तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, याद करके जाइएगा।
वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? 332। अभी अपन देख चुके हैं। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है प्रकाश वर्ष, इसको भी देख लिया। पार से किसकी इकाई है? तो दूरी की है दोस्तों, ये फिर से आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है? शीशा। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट और आयोडीन। एक और मैंने बताया था आप लोगों के लिए, मैग्नीशियम। ये भी अगर देखा जाए तो किसके जैसा होता है? चांदी के जैसा चमकीला होता है। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, चलिए ये आ गए हैं, इसको अपन आगे करते हैं। ये यहाँ से, निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो जो शीशा होता है वो अधिक सर्वाधिक स्थायी तत्व होता है। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो सोडियम। सोडियम दरअसल अगर देखा जाए तो जल से हल्का होता है। सोडियम जल से हल्का होता है, ठीक है। इसीलिए तो उसके ऊपर तैरता है भाई, और तैरने के बाद एक तरीके से देखा जाए तो उसमें कभी कभार आग भी लग जाती है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ऑर्गन के साथ मरकरी। ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर, ठीक है। याद रखिए, ऑर्गन और मरकरी दोनों ही होती हैं। वैज्ञानिक थे एडवर्ड जेनर, उनने किस रोग से संबंधित थे या किस रोग का उन्होंने टीका वगैरह बनाया? तो चेचक का, याद रखिएगा, चेचक का। और चेचक किससे होते हैं दोस्तों? वायरस से होते हैं, है ना। किसका